नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशस्वी वर्मा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर्स क्या होते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं या स्टूडेंट हैं, आपने हॉस्पिटल के एरिया में कुछ इस टाइप के टैंक्स को देखा होगा, जिनके आसपास की पाइपिंग्स में आइस भी जमी होती है। और आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि ये कौन सी डिवाइस है, ये कौन सी टैंक है और इनका नाम क्या है। आज इस वीडियो में आपके ये सभी सवाल दूर हो जाएंगे और आपको जो डिवाइस है, ये डिवाइस किस तरीके से काम करता है, इसलिए किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है और बेसिकली ये डिवाइस में होता क्या है, आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, मेरे को पर्सनली ये डिवाइस बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है। इसका प्रिंसिपल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि घड़े का होता है। घड़े में पानी ठंडा जिस वजह से रहता है, कुछ कुछ उसी टाइप का प्रिंसिपल इन क्रायोजेनिक टैंक्स में भी किया जाता है। इन टैंक्स को वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर या फिर क्रायोजेनिक टैंक्स भी कहा जाता है। इन टैंक्स का काम होता है लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करना। हम सभी जानते हैं कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर -119 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस वजह से हम लिक्विड ऑक्सीजन को किसी भी मामूली टैंक या सिलेंडर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम लिक्विड ऑक्सीजन को किसी सिलेंडर या किसी नॉर्मल टैंक में स्टोर करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो हमारे पास हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का यूज किया जाता है, उनमें जो ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में स्टोर रहती है। बट हमारे पास जो सेंट्रल सप्लाई आती है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें हमें कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, जिस वजह से इन क्रायोजेनिक टैंक्स का उपयोग करके ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्योंकि 1 ml ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन 860 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस बनाती है, जिस वजह से ये बहुत ही एफिशिएंट वे हो जाता है और हम लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं और हमारे पास एक ह्यूज स्टॉक हो जाता है ऑक्सीजन गैस का फॉर सेंट्रल सप्लाई इन हॉस्पिटल्स। ये डिवाइस लिक्विड ऑक्सीजन को -160 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करता है। जो इसकी आउटर लेयर है वो कार्बन स्टील की बनी होती है और जो इसकी इनर लेयर है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। और इस टैंक को यूजुअली हम किसी वेइंग ट्राइपॉड के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम इस टैंक के वेट से ये मेजर कर पाए कि हमारे पास कितनी लिक्विड ऑक्सीजन अवेलेबल है। लिक्विड ऑक्सीजन को एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और फिर इनको उस फैक्ट्री से हॉस्पिटल तक डिलीवर किया जाता है। अब जब फैक्ट्री में हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन आ गई है, अब इसको हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, तो उस दौरान जिन ट्रक्स का उपयोग किया जाता है, उन ट्रक्स के ऊपर भी यही वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर वाले टैंक लगे होते हैं, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन को फैक्ट्री से हॉस्पिटल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर -119 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यदि इसका टेम्परेचर -119 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो लिक्विड ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी चीज को रोकने के लिए जो हमारे टैंक्स हैं, ये लिक्विड ऑक्सीजन को -160 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर करते हैं। यदि हम ये समझे कि ये काम कैसे करता है, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि ये इंसुलेशन और इवापोरेशन पे डिपेंड करता है। ये इसकी आउटर लेयर है जो कि कार्बन स्टील से बनी है। ये इसकी इनर लेयर है जो कि स्टेनलेस स्टील से बनी है और इन दोनों वॉल के बीच में होता है वैक्यूम। इस वैक्यूम के माध्यम से कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो पाता है, तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था या एटमॉस्फेरिक हीट थी, वो अंदर नहीं जा पाती है। मेजॉरिटी ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड अंदर नहीं जा पाती है, बट थोड़ी बहुत जो कि अंदर चली जाती है, वो हमारे लिक्विड ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और जब लिक्विड ऑक्सीजन हमारे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है,
तब वो जिस एरिया से इवेपोरेट होती है उस एरिया को कूल डाउन कर देती है, या हम मोर साइंटिफिकली कहें तो लिक्विड ऑक्सीजन उस हीट को यूज करके इवेपोरेट होती है, तो वो हीट खत्म हो जाती है उस एरिया से। और जब हमारी ऑक्सीजन गैस जो कि लिक्विड ऑक्सीजन से कन्वर्ट हुई है, हल्की होने के कारण इस टैंक के ऊपर के रीजन में जाती है, और वहां से हम वहां पे हमारे पास एक प्रेशर गॉज लगा होता है जो कि प्रेशर बताता है। यदि प्रेशर ज्यादा हो जाता है, किसी वजह से ज्यादा हीट अंदर चली गई, या फिर हमने हॉस्पिटल के सभी ऑक्सीजन पॉइंट्स को बंद कर रखा है और ऑक्सीजन की उतनी डिमांड नहीं है, तो ये जो ऑक्सीजन के वेपर्स हैं ये हॉस्पिटल में तो जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे जनरेट भी हो रहे हैं। तो क्या तो ऐसे तो ये टैंक एक्सप्लोड हो जाएगा। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगी होती है। यदि ऐसा सिनेरियो है कि किसी वजह से या तो ज्यादा इवेपोरेशन हो गया और ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो इस वाल्व के माध्यम से एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वेपर्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। या फिर ऑक्सीजन की डिमांड हॉस्पिटल में कम है, सभी के सभी ऑक्सीजन पोर्ट्स बंद हैं, उन सिचुएशन में भी स्लोली स्लोली यहाँ पे ज्यादा प्रेशर बनने लगेगा, जो कि इस प्रेशर रिलीफ वाल्व से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। अमूमन तौर पे इन टैंक्स का प्रेशर 700 किलो पास्कल रहता है। तो अब हमारा ऑक्सीजन का वेपर यहाँ से एक पाइप के द्वारा कंट्रोल वाल्व की तरफ जाता है, और फिर वो कंट्रोल वाल्व के थ्रू होते हुए एक सुपर हीटर में जाता है। सुपर हीटर के बाद वो प्रेशर रेगुलेटर सुपर हीटर के बाद ये प्रेशर रेगुलेटर में जाता है, जहाँ पे इसका जो प्रेशर था 700 किलो पास्कल से वो रिड्यूस होके 400 किलो पास्कल हो जाता है। और फिर इस ऑक्सीजन वेपर को हॉस्पिटल में पाइपलाइंस के माध्यम से ऑक्सीजन आउटलेट्स तक पहुंचा दिया जाता है। ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि थोड़ी बहुत हीट एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से अंदर चली गई, जिसने कि ऑक्सीजन के वेपर जनरेट किए, और उन ऑक्सीजन वेपर्स का यूज हमने ऑक्सीजन में किया। बट यदि ऐसा हो कि हमारा हॉस्पिटल बहुत बिजी है हमें और हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस दौरान हम ये करते हैं कि हमारे पास एक इवेपोरेटर होता है। लिक्विड ऑक्सीजन को ये इवेपोरेटर इवेपोरेट कर देता है, और फिर वो लिक्विड ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व में जाती है, और फिर कंट्रोल वाल्व से सुपर हीटर में, फिर सुपर हीटर से प्रेशर रेगुलेटर में, और फिर प्रेशर रेगुलेटर के बाद पाइपलाइंस के माध्यम से ऑक्सीजन आउटलेट्स पे जाती है। यदि हम मेजरिंग की बात करें कि हम किस तरीके से मेजर करेंगे कि हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, तो इसको हम मेजर करते हैं वेइंग स्केल से। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इन टैंक्स को वेइंग स्केल के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास इन टैंक्स का वेट शो होता रहता है। तो यदि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, जो उसका एम्प्टी सिलेंडर का वेट था वो माइनस कर देंगे जितनी की हमारे पास रीडिंग आ रही होगी उस दौरान। तो उससे हमारे पास जितनी ऑक्सीजन उस टैंक के अंदर अवेलेबल है उसका वेट पता लग जाएगा। एक और तरीका होता है लिक्विड ऑक्सीजन को मेजर करने का, वो होता है वेपर प्रेशर के माध्यम से। उसमें हम जो वेपर प्रेशर हमारे पास टॉप में है और वो जो वेपर प्रेशर हमारे पास बॉटम में है, इनके डिफरेंस से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी लिक्विड ऑक्सीजन अवेलेबल है। वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर का एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि हम लिक्विड ऑक्सीजन को बहुत ही एफिशिएंटली स्टोर कर पाते हैं कम जगह पे, और 1 ml ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन 860 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस बनाती है एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है काम करने के लिए, जिसकी वजह से ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बोथ उसको डिलीवर करने में भी और उसको स्टोरेज में भी। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि शुरुआती तौर पे जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। यदि किसी वजह से हमारे वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर
अच्छे से काम ना करे तो उन सिनेरियो के लिए हमारे पास बैकअप में या तो सिलेंडर मैनिफोल्ड होना चाहिए या फिर हमारे पास एक और वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर होना चाहिए, ताकि हम कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर सकें। यदि हम ऑक्सीजन का उपयोग हॉस्पिटल में रेगुलरली नहीं करेंगे, तब भी तब भी a significant amount of ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर को हमेशा हॉस्पिटल से बाहर लगाया जाता है और रोड के पास, ताकि जो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन का ट्रक है वो हमारे टैंक के पास आ सके और उसको रिफिल कर सके। दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। थैंक यू।